Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to discuss an EVS question paper of class 4th. ये पीरियोडिक सेकंड प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका केवी का. तो इससे पहले आप पूरे थर्ड क्लास में 4 पेपर्स दे चुके हैं, 2 पीरियोडिक्स और 2 आपके हाफ ईयरली एंड फाइनल. और इस बार भले ही पेपर ऑनलाइन हो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ईवीएस का जो पेपर होता है मोस्टली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है. पिक्चर आएंगे आपकी, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, मैप भी डेफिनेटली पूछा जाएगा. ये आप ध्यान रखना कि आपका हाफ ईयरली तक शायद मैप इतना फोर्थ क्लास में नहीं होता, फिफ्थ में तो हर पेपर में मैप आता ही है, लेकिन PT2 के लिए मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फाइनल में तो एक मैप आएगा ही आएगा आपका. ओके, तो जितने भी चैप्टर्स हैं मैं आपको बता भी देती हूँ कि जिन स्टेट्स के बारे में वहाँ पे बात हुई है वो आपको पता होने चाहिए मैप में कहाँ है. और इसलिए मैं इस चीज़ पे बहुत फोकस करती हूँ जब आपको वर्कशीट्स भी कराती हूँ कि जिस बारे में बात हो रही है, जिस स्टेट के बारे में, वहाँ की कैपिटल और कहाँ वो मैप में है, ये सब चीज़ें आपको बताती रहूँ. तो होपफुली सभी चैप्टर्स की वर्कशीट, क्विजेस, वीडियोस आपने देख ली होगी और अब आप सब रेडी होंगे. देखते हैं कि पेपर कैसा आया था. उससे पहले अगेन, अगर आप नए हैं चैनल पर या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम वीडियो कोई भी आती है आपकी क्लास की तो आप उसको मिस ना करें. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. फर्स्ट है ऑब्जर्व एंड द फॉलोइंग पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक. डैश इंस्ट्रूमेंट इज टू डैश. ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऑक्स जो इसको कैरी कर रहे हैं, खींच रहे हैं, इसको आप हिंदी में हल बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं प्लॉ, PLOUGH. ओके, और प्लॉ किस लिए यूज होता है? इज इंस्ट्रूमेंट इज टू कल्टीवेट. ये आपका कल्टीवेशन के लिए यूज होता है. एक तरीके से आपकी सॉइल को लूज करने के लिए डिग करता है, पहले मिट्टी को खोदता है, उसको थोड़ा लूज करता है ताकि सीड उसमें अंदर तक जा सके. ओके, वैसे तो आजकल बहुत सारे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, लेकिन ये इंडिया का जो हम कह सकते हैं एक तरीके से वुड का बना होता है, लकड़ी का बना होता है. कोई भी जो एनिमल है आपका, ऑक्स या फिर कोई और एनिमल, इसको खींचते हैं, पुल करते हैं और इस तरीके से इसको यूज़ किया जाता है. इंडियन प्लॉ. ओके, नेक्स्ट इज फाइंड हु आई एम. बता करिए मैं कौन हूँ. आई टेस्ट बिटर. मेरा जो टेस्ट है वो बहुत बिटर है, कड़वा है. और पिक्चर भी आपको दी हुई है, ये है बिटर गार्ड, जिसे कि आप हिंदी में करेला भी कहते हैं, GOURD. कई बार देखा बच्चे गार्ड लिख देते हैं, जो गार्ड होता है आपका घर के बाहर खड़ा हुआ, वो नहीं, GOURD, बिटर गार्ड. एंड माई स्किन इज, स्किन कैसी है इसकी, रफ या फिर सॉफ्ट. ये एक चैप्टर में आया है आपका डिफरेंट, जहाँ पर आपको टेक्सचर बताना है वेरियस वेजिटेबल्स का कि कौन कैसा होता है. तो वहाँ से एक क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, नाम भी और इसका जो टेक्सचर है वो भी पूछ लिया. तो ये डेफिनेटली रफ होता है, अगर आप देखें बिल्कुल स्मूथ नहीं होता ये बाहर से टच करके अगर आप देखेंगे. इट इज़ द नेस्ट ऑफ. ये बताइए किन का नेस्ट है. अब अगर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, देखिए क्या हुआ है, 2 लीव्स हैं, 2 पत्तियां हैं यहाँ पर, और उनको स्टिच करके यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे ये आपके स्टिचेस भी लगे हुए हैं, बनाया हुआ है. और ऐसा कौन करता है, इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये स्टिच करके बनाती है. ये है टेलर बर्ड. तो दिस इज नेस्ट ऑफ अ टेलर बर्ड, TAILOR. ओके, एंड वेट अ मिनट. इट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश. स्मॉल प्लांट, या तो ये किसी छोटे प्लांट पर होता है, फिर किसी बुश के ऊपर, झाड़ी के ऊपर लटका होता है. ओके, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन आयरन रॉड यूज टू डिग द डैश. ये आई थिंक आपके बसवाज फार्म जो चैप्टर है उसमें है, और ये मैं बहुत अच्छे से आपको 3 इंस्ट्रूमेंट आपको उसमें दिए हुए हैं जहां तक मुझे याद है. तो आपको कुरेज दिया हुआ है, जो हल आपको ऊपर भी दिखाया, एक आपको खुंटी दी हुई है और एक आपको एलिज दिया हुआ है. और तीनों के मैंने आपको काम भी बताए थे, आपके एरिया में से क्या कहते हैं वो भी बताया था. तो ये जो है आपके, और कहा भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये है खुंटी. खुंटी एक आयरन रॉड होती है, दैट इज यूज टू डिग द, जो कि किसको डिग करने के लिए यूज होती है, इट इज यूज टू डिग द सॉइल. सॉइल को आप इससे डिग करते हैं. नेक्स्ट है, ये देखिए बहुत सारी खिड़कियां आपको दिख रही है, आपको एक प्लेस जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसकी पिक्चर दिखाई, और ये है हवा महल. हवा महल है, शायद तभी इतनी सारी विंडोज हैं. हवा महल, MAHAL. और अच्छा, इज लोकेटेड इन, सिटी भी बतानी किस में लोकेटेड है, ये जयपुर सिटी में लोकेटेड है. ओके, जयपुर पिंक सिटी भी आप इसको कहते हैं. नेक्स्ट इज, यहाँ पर 2 पिक्चर दी हुई है, बोटिंग एंड व्हाट इज दिस, दिस इज रिवर राफ्टिंग. रिवर राफ्टिंग, ये दोनों ही कैसे स्पोर्ट्स हैं आपके, ये है आपके एडवेंचरस स्पोर्ट. ओके,
और भी बहुत सारे एडवेंचरस स्पोर्ट्स मैंने बताए थे, पैराग्लाइडिंग जो आपका एक चैप्टर था जहाँ पर कि कुछ आपको माउंटेनियरिंग के बारे में बताया हुआ था, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड ऑर्डर देम एंड राइट द स्टेप्स इन ग्रोइंग फील्ड्स। जब मैंने आपका ये कराया था चैप्टर तब मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन जनरली रिपीट होता है, आपके एग्जाम में फाइनल में भी रिपीट होता है। हो सकता है आपको स्टेप्स दे दे और पूछे कि इनको रीअरेंज करिए, हो सकता है पिक्चर दे दे, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि सबसे पहले क्या होता है फिर क्या होता है एंड ऑल, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये लास्ट ईयर भी आया हुआ है। आपको रीअरेंज करना है, स्टेप्स बताने हैं कि सबसे पहले क्या होता है। जब अनियन उगा रहा था बसवा, उस चैप्टर की पिक्चर है ये। तो देखिए सबसे पहला स्टेप होता है लूजनिंग द सॉइल, ऑर्डर में भी लिखना है और स्टेप का नाम भी लिखना है ग्रोइंग क्रॉप्स में। तो ये है सबसे पहला स्टेप, और यहाँ पर आप लिखेंगे भी लूजनिंग सॉइल को पहले आप लूज करते हैं द सॉइल, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, खुंटी। देखिए इसके हाथ में है, सॉइल को ये लूज कर रहा है। सेकेंड स्टेप है आपका डिग करके खोद के। सेकेंड स्टेप है आपका सोइंग द सीड, बीज को उगाना, ये है सो करना, SOW, सोइंग द सीड। ये देखिए बस वह यहाँ पर सीड को बिखेर रहा है। उसके बाद जब उग जाते हैं पौधे फिर आप करते हैं वीड्स को रिमूव करना, ये स्टेप है आपका थर्ड, रिमूविंग वीड्स। ये जो लेडी है ये वीड्स जो एक्स्ट्रा कुछ पेड़ उग जाते हैं उसके साथ में, और उसके न्यूट्रिशन और जो भी आप डालते हैं उसमें खाद वगैरह उसको कंज्यूम करते हैं, उनको हटाना होता है। तो ये है वीड्स को रिमूव करना। उसके बाद होता है कटिंग लार्ज प्लांट्स, जो बड़े प्लांट्स हैं उनको उसके बाद आप कट करते हैं लार्ज प्लांट्स, ये आपका फोर्थ स्टेप है। नेक्स्ट होता है उसके बाद अनियन को बाहर निकालते हैं, टेकिंग द जो भी आपकी क्रॉप है, टेकिंग अनियन आउट, क्योंकि बसवा के फार्म में अनियन का ही बताया हुआ था तो आप वही लिखेंगे, अनियन को उसके बाद बाहर निकालना। और लास्ट स्टेप होता है आपका पैकिंग इन सैक्स, उसको बोरियों में पैक करना। ओके, तो ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आप देख ले इसका, और इसकी वर्कशीट जो बसवास फार्म की अगर आपने नहीं देखी है उसको आप देख ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वहाँ पे आपको सारे बता दिए हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, और फिर नीचे आपको स्टेप्स लिखने भी है। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया वॉज गिवन अ सोल्यूशन मेड बाय द फॉलोइंग। अगर कोई पर्सन को डायरिया है तो सॉल्ट और ये देखिए शुगर और ये वाटर से मिलके उसको कुछ एक सोल्यूशन दिया जाता है। व्हाट इज इट एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो नाम तो आपको पता होगा, ORS, और फुल फॉर्म भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि वो भी आ जाती है, ओरल रीहाइड्रेशन। क्योंकि आप जानते हैं जब भी डायरिया होता है, वॉमिटिंग, लूज मोशन, तो डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी आपकी, रिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है। तो ओरली आप लेते हैं यानी कि मुंह से लेते हैं, एक तो ग्लूकोज ड्रिप वो तो लगाई जाती है आपको, वो अलग चीज़ है, लेकिन और ओरली जब आप लेते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स या फिर सोल्यूशन, ये होता है आपका ORS। और बनता कैसे है ये, इसमें आपको सिर्फ क्या चाहिए, फर्स्ट वी हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, उसके बाद ऐड अ स्पूनफुल ऑफ शुगर, एक चम्मच उसमें चीनी डाल दीजिए, एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और एक चुटकी नमक डाल दीजिए। क्या कहते हैं ना कि जैसे आपका टीयर्स का जो टेस्ट होता है, आंसू जितने होते हैं उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसको खूब मीठा कर लिया, टेस्टी बना के पिए, फिर वो किसी यूज़ का नहीं होगा। ये 3 चीज़ें आप करिए एंड मिक्स देम वेल, उनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बस खत्म। इस तरीके से आपका ORS बनता है। तो पहले तो आप नाम लिखेंगे, फिर कैसे बनता है वो लिखेंगे। ओके, आगे आते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन में। आइडेंटिफाई एंड एनसर्कल द वाटर बॉर्न डिजीज। आपको 3 डिजीज दी हुई है, टाइफॉइड, मलेरिया एंड कॉलेरा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक वाटर बॉर्न जो कि पानी की वजह से होती है। तो इसमें से अगर आप कॉलेरा को जानते हैं, कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसमें कि सीवियर डायरिया और डिहाइड्रेशन होता है बॉडी में, वो पानी की वजह से होता है। पानी की वजह से मतलब आप खराब पानी पी रहे हैं या फिर कुछ मिक्स उसमें ऐसा हो जाता है जिससे आपका स्टमक अपसेट हो जाता है, तो ये है कॉलेरा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रूट्स। 2 टाइप की रूट्स होती हैं आपकी, एक होती है फाइब्रस रूट ROUS और एक होती है आपकी टैप रूट। तो टैप रूट में क्या होता है, जो रूट होती है एक मेन रूट होती है आपकी ऐसे, और उससे बहुत सारी जो रूट्स हैं वो अलग होती है ऐसे। ओके, तो ये आपकी टैप रूट होती है। फाइब्रस रूट में क्या होता है, कोई मेन रूट नहीं होती, ये आपके अंदर है, तो उसी से बहुत सारी रूट्स ऐसे निकल के चलती है और वही अलग अलग फिर फैल जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें आपको कैसी रूट दिख रही है, ये है आपकी फाइब्रस रूट। ओके, तो इसका आंसर आप लिखेंगे फाइब्रस, ROUS रूट। क्लियर है, दोनों रूट्स याद रखना, फाइब्रस रूट एंड टैप रूट। ये क्वेश्चन वहां से बना होगा मेरे ख्याल से जहाँ पे आपको एक चैप्टर दिया हुआ है जिसमें कि वेरियस रूट्स बताई हुई है जिनको आप खाते हैं,
है ना, कैरेट और रेडिश और ये सब चीज़ें जो दी हुई है कि किन किन के डिफरेंट पार्ट्स खाए जाते हैं, आई थिंक उस वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है डेजर्ट ओक ट्री इज फाउंड इन। डेजर्ट ओक ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहा था मैंने इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं कि कुछ ना कुछ पूछ ले जाता है, कई बार ये 4 मार्क में भी आ जाता है। चलिए यहाँ तो 1 मार्क में ही पूछा गया है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसकी जड़ बहुत गहरे तक होती है, तब तक वो चलती रहती है जब तक कि उसको पानी नहीं मिलता, और फिर पानी इसके स्टेम में स्टोर हो जाता है। और मैंने इसकी पिक्चर भी आपको दिखाई थी डेजर्ट ओक की। फिर वहाँ क्योंकि डेजर्ट में होता है, वहाँ के लोगों को जब पानी की कमी होती है तो वो इसके स्टेम को छेद करते हैं इसके स्टेम में, और स्टेम में भरा हुआ पानी पी लेते हैं, है ना। इंटरेस्टिंग बात है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इफ डायरिया डज नॉट स्टॉप, अगर डायरिया स्टॉप नहीं होता, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू गेट द एडवाइस ऑफ, आप किसकी एडवाइस लेंगे? दिस इज वेरी इजी, डॉक्टर की ऑब्वियसली। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन द टेबल, इनमें क्लासीफाई करिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट स्पॉइल क्विकली, जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, और जो कि स्टे फॉर सम डेज, कुछ दिनों तक रह सकती है। तो चलिए एक एक से शुरू करते हैं। पोटैटोज कई दिनों तक आपके घर में रखे रहते हैं, तो ये आपका इधर आएगा। स्पिनच जल्दी खराब हो जाता है, इधर आएगा। बनाना भी जल्दी खराब हो जाते हैं। टोमेटोज रख सकते हैं आप फ्रिज में रख के। कैबेजेस रख सकते हैं। ग्रेप्स खराब हो जाते हैं। जिंजर आप रख सकते हैं ऑब्वियसली। पाइनएप्पल की अगर बात करें, अगर नॉर्मल आप उसको रखेंगे तो 1 to 2 डेज फ्रिज वगैरह में तो चल जाता है। तो आई थिंक पाइनएप्पल आपका क्विकली खराब होने वाले में आएगा। पेयर, नाशपाती अगर आपने देखी हो तो काफ़ी सॉलिड सा फ्रूट होता है, ये आई थिंक 5 to 10 डेज अप्रॉक्स चल सकती है ना, तो ये इधर आएगा। नेक्स्ट है गॉड, ये जल्दी खराब हो जाता है। अनियन काफ़ी दिनों तक चलते हैं, तो ये आपका यहाँ पर आएगा। ओके, जल्दी क्विकली स्पॉइल्ड हो जाना मतलब 2 to 3 डेज, इतने में अगर कोई हो जाती है चीज़ स्पॉइल्ड या ख़राब हो जाती है तो वो आप इधर लिखेंगे। जो चल जाती है अप्रॉक्स 1 वीक, तो फिर वो फॉर सम डेज मानी जाएगी, वो इधर आएगी आपकी। ओके, आगे आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन नंदिताज विलेज हाउस एंड नंदिताज मामाज हाउस। तो इस क्वेश्चन को आई थिंक आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। एक तरफ नंदिता के जो मामा है उनके हाउस की हम लोग बात करते हैं कुछ चीज़ें, एक तरफ नंदिता का जो विलेज वाला घर है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मामा के हाउस में आप जानते हैं ओनली 1 रूम, सिर्फ एक ही रूम था जिसमें सारी एक्टिविटीज़ होती थी। और इसके यहाँ पर इसने भी कहा था कि रूम वैसे एक ही था, बट देयर वॉर आई थिंक उसके लिए अलग था, जो बाथरूम था सेपरेट बाथरूम था आपका। उसके बाद यहाँ पर कोर्टयार्ड भी था आपका, आंगन जिसे आप कहते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं था, जस्ट अ सिंगल रूम, सिर्फ एक ही रूम था। उसके बाद यहाँ पर कॉमन टॉयलेट थी मामा के हाउस में, पूरी एक जो गली के लोग थे वो सभी वहीं पर जाते थे टॉयलेट। लेकिन यहाँ पर इनसाइड द हाउस देयर वाज नो टॉयलेट, नो टॉयलेट इनसाइड हाउस। लोग जो है वो ओपन में जाते थे, ओके, इन फील्ड्स और समथिंग। नेक्स्ट है मामा के हाउस में अगर हम बात करें तो वाटर टैप से जो पानी लेके आना पड़ता था, फेच वाटर फ्रॉम टैप। टैप भी एक कॉमन ही था, और कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए पानी आता था, वो भी आप लिख सकते हैं। वाटर टाइमिंग जो थी वो फिक्स थी। गांव में ऐसा नहीं था, गांव में इनको फेच करना पड़ता था फ्रॉम पॉन्ड, या फिर अगर गर्मी है पॉन्ड में पानी नहीं है तो फ्रॉम रिवर, जो कि कई किलोमीटर पर थी, है ना। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस थे। सेपरेट किचन आप बहुत लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ कोई सेपरेट किचन नहीं थी। नंदिता के जो गांव वाला घर था वहाँ पर सेपरेट किचन भी थी। तो ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों के उसमें। ओके, आगे आते हैं। राइट एनी 4 ओकेजन्स व्हेन यू गेट अ चांस टू ईट टुगेदर। किन किन ओकेजन्स पर आपको एक में साथ में खाना खाने का मौका मिलता है? सबसे पहले तो मैरिजेस जब होती है, शादियों में। सेकेंड ओकेजन फेस्टिवल्स हो सकते हैं, कोई भी त्यौहार होता है तो सब पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, कई बार रिलेटिव्स भी आ जाते हैं। थर्ड बर्थडेज पर ऐसा होता है ना, पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है। इसके अलावा अगर लिखना है आई थिंक आप एनिवर्सरीज लिख सकते हैं, पार्टीज लिख सकते हैं, या फिर एक काम करिए आप हॉलीडेज लिख सकते हैं। आई थिंक ये पॉइंट ज़्यादा अच्छा रहेगा। छुट्टियां जब होती है तब देखा होगा आपने कि बच्चों की जब छुट्टियां होती है गर्मियों की, तो आप कभी किसी के मामा के घर जाते हैं, किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, फिर वो आपके घर आते हैं, तो और सबके पास टाइम भी होता है, बच्चे घर पे रहते हैं, मदर जो है थोड़ी सी रिलैक्स रहती हैं, तो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। तो ये 4 आप पॉइंट्स लिख सकते हैं। पॉइंट्स एक दूसरे से अलग होने चाहिए। इसमें मैंने देखा है आप लोग जो गलती करते हैं एग्जाम में, आप लिखेंगे होली पर खाते हैं, दिवाली पर खाते हैं, ईद पर खाते हैं, क्रिसमस पर खाते हैं, तो वो एक ही पॉइंट माना जाता है, सिर्फ फेस्टिवल है ना, वो पूरा एक फेस्टिवल में आ गया, तो उसको में आपको सिर्फ एक ही मार्क मिलेगा। फिर आप बहस करते हैं कि हमने तो 4 पॉइंट लिखा है। तो पॉइंट्स जो आप लिखे थोड़े से सॉलिड लिखे, चारों चीजें डिफरेंट होनी चाहिए आपकी। ओके, तो ये 4 हो गया। नेक्स्ट आते हैं
आइडेंटिफायर मार्क द फॉलोइंग स्टेट्स इन द मैप ऑफ इंडिया। द कैपिटल ऑफ कर्नाटका सबसे पहले आपको बतानी है और उसको मार्क करना है आपके इसमें मैप में। तो पहले तो कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, बेंगलुरु है, और मैं अब आपको दिखा देती हूँ, ये रहा कर्नाटका, ये कर्नाटका है आपका, एंड कैपिटल आप लिख दीजिए, कैपिटल ऑफ कर्नाटका थोड़ा आई थिंक नीचे की तरफ है, वो आप कहीं भी लिखेंगे तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होगा कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन ही बतानी है, वो चल जाएगा इतना। बेंगलुरु, अभी इसका नाम एक्चुअली चेंज हुआ है, इससे पहले बैंगलोर था। ओके, तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र ये स्टेट है आपका, और जैसा मैंने बताया भी था कोस्टल एरिया है, यानी कि समुद्र के पास में है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो समुद्र ही है आपका, इसके पास में मुंबई, तो यहाँ पे लिख देंगे आप मुंबई, ये आपकी महाराष्ट्र की कैपिटल है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि नंदितन मुंबई है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्लेस वेयर बिहू इज सेलिब्रेटेड। बिहू सेलिब्रेट होता है असम में, और ये है आपका असम, थर्ड ये जो स्टेट है यहाँ पर, ये पूरा। ओके, आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, प्लेस वेयर अनियन इज कल्टिवेटेड। अब देखिए, वैसे तो अनियंस काफ़ी सारे इंडियन स्टेट में कल्टीवेट होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जहाँ से आया है पहले हमें आपको वो समझना है एग्जाम में। ये क्वेश्चन बसवास फार्म से पूछा गया है ना। वैसे तो अगर हम अनियन की बात करें, एमपी में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, तमिलनाडु में भी होता है, कर्नाटका में भी होता है, यूपी में भी होता है, बिहार में भी होता है। तो कितने स्टेट्स आप मेंशन करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको बताया गया है कि मेरे फादर अनियन जो है वो उगाते थे, और हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियन होता है। और आई थिंक आपको गांव का नाम भी दिया हुआ है, अगर आपको याद है, बेलवानी का, बसवास फार्म में जो बसवा के फादर है, जो कि कहाँ पर है आपका, कर्नाटका में। यस, तो यानी कि आपको यहाँ पर कर्नाटका मेंशन करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, आप वहाँ पर लिखेंगे कर्नाटका, एंड दिस ये है कर्नाटका, जहाँ पर कि प्लेस वेयर अनियन इज कल्टिवेटेड, जहाँ पर कि अनियन कल्टिवेट होते हैं। ओके, तो क्वेश्चन की रूट भी समझनी है कि कहाँ से पूछा गया है। कैपिटल ऑफ इंडिया ये तो आप सब जानते हैं, न्यू दिल्ली, और ये रही, मेंशन नहीं है इसमें, यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर है, यहाँ पर है कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और आप इसके सामने इसका नंबर जरूर लिख दीजिए, फिफ्थ उसका आंसर है आपका। ओके, तो ये होता है आपका मैप कंप्लीट। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में। इन व्हाट डायरेक्शन डिड द रूट्स ग्रो। रूट्स किस डायरेक्शन में ग्रो करती है? रूट हमेशा ग्रो करती है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की तरफ। आपने देखा होगा कई जो प्लांट्स है आपके, एक ही प्लांट एक्चुअली कई नहीं कह सकते, जिसके जो रूट्स हैं वो एक्चुअली ब्रांचेस पर होती है, लेकिन वो भी नीचे की तरफ ही आपकी जाती है, और तब तक नीचे जाती रहती है जब तक कि वो आपकी जो धरती है उसको टच नहीं कर लेती। राइट नेम ऑफ 2 वेजिटेबल्स विच डू नॉट हैव सीड्स। 2 वेजिटेबल के नाम लिखे जिनमें सीड्स नहीं होते। अनियन में नहीं होते हैं और पोटैटो में नहीं होते हैं, स्पिनच का तो होता है, सॉरी, सीड। ओके, और आपके आई थिंक कॉलीफ्लावर का नहीं होता है। ओके, तो अनियन और पोटैटो लिख दीजिए आप, इनके सीड्स नहीं होते। नेक्स्ट इज डैश इज यूज टू कट द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द अनियन। ये है एलिज, आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है, जो कि अनियन के ऊपर से जो ड्राइड लीव्स होते हैं उनको कट करने के लिए यूज होता है। डैश बर्ड्स ले एग्स इन द क्रोज नेस्ट। कौन सी बर्ड है जो कि कौवे के घोंसले में अंडे देती है? ये है आपकी कुक्कू, या फिर आप हिंदी में कोयल भी लिख सकते हैं, मतलब इंग्लिश में स्पेलिंग, या फिर कुक्कू। नेक्स्ट इज बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब डेट पूछी हुई है, तो ये आपका 2 डेट्स में होता है, 14th एंड 15th जनवरी। ओके, और इन तो पता ही आपको असम में। नेक्स्ट इज एनिमीज ऑफ बर्ड्स आर। बर्ड्स के एनिमीज कौन कौन हो सकते हैं? जो उनके अंडे खा जाते हैं, स्नेक्स। उसके बाद आई थिंक ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, हम भी कई बार उनको डिस्टर्ब करते हैं। एंड नेक्स्ट कुड बी क्रो हो सकते हैं, जो कि, या फिर मंकीज लिख दीजिए, दैट वुड बी बेटर। ओके, ये कुछ एनिमीज हैं बर्ड्स के। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डिड यू नो दैट द वेजिटेबल वर स्पॉइल्ड। कैसे आपको पता लगेगा कि वेजिटेबल खराब हो गई है? वैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है, स्पेस भी आपको काफ़ी दिया हुआ है, बट आई थिंक एक ही रीजन आप लिख देंगे, बाय स्मेल, बाय फाउल स्मेल, जो कि उसमें से स्मेल आती है खराब, उससे आप कर सकते हैं। या फिर चलिए 2 पॉइंट लिख ही देते हैं क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है। बैड टेस्ट भी हो सकता है, क्योंकि चेंज इन टेस्ट, बैड मत लिखिए, टेस्ट जो है उनका बिल्कुल चेंज हो जाता है जब कोई वेजिटेबल आपने बनाई और वो खराब हो गई है। ओके, टेस्ट चेंज हो जाएगा और फाउल स्मेल आएगी उसमें से। तो इन 2 तरीके से आपको पता लगेगा कि अब वो खाने लायक नहीं है। वाई वीड्स आर हार्मफुल टू क्रॉप। तो पहले तो वीड्स पता होना चाहिए। वीड्स होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट्स, आपने कुछ और उगाया, उसके साथ कुछ और भी जो एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स हैं जो आप नहीं चाहते कि उगे, वो भी उग जाते हैं, उनको हम लोग वीड्स कहते हैं।
और उसके बाद वो हार्मफुल क्यों है, हमने देखा था बसपा वाले चैप्टर में भी वीड्स को रिमूव किया जा रहा था, निकाला जा रहा था। सबसे पहले तो ये रीज़न है कि दे compete with crop for water and nutrients, जो एंड आप जो खाद डाल रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिल रहे हैं सॉइल से, जो पानी आप दे रहे हैं अपनी फसल को, वो साथ साथ वीड्स भी ले रहे हैं, यानी कि फसल में उनमें कंपटीशन है, आप उनको रिमूव कर दोगे तो सारा वो आपकी क्रॉप को ही मिलेगा। तो एक तो ये रीज़न है। सेकेंड, वीड्स जो होते हैं आपके दे आर हार्डी एंड विगरस, बहुत विगरसली बहुत फास्ट वो ग्रोथ करते हैं, देयर ग्रोथ इज वेरी फास्ट, तो दे हैम्पर द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप, जो आपकी मेन क्रॉप है उसकी जो ग्रोथ है उसको वो हैम्पर करते हैं, क्योंकि खुद बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, वो ज़्यादा मतलब न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ज़्यादा सब कुछ लेंगे। या आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आई थिंक अदरवाइज एक पॉइंट भी काफ़ी होगा, बिकॉज दे कम्पीट विद द क्रॉप फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। 2 पॉइंट यहाँ पर हमने दे दिए, पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए कम्पीट करते हैं, हमारी फसल को पानी और न्यूट्रिएंट्स कम मिलते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई ईगल्स हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक। तो ईगल्स तो आप जानते हैं कि आपकी कार्निवोरस होती है, यहीं से आंसर शुरू करिए, बिकॉज ईगल्स आर कार्निवोरस। तो उसके लिए क्या चाहिए, कार्नी, VOROUS। सो टू टेयर फ्लैश, अपना जो फ्लैश है, मांस है, उसको टेयर करने के लिए प्रॉपरली अच्छे से, टू टेयर एंड ईट ऑल्सो, खाने के लिए, दे हैव स्ट्रॉन्ग, प्रॉपरली दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड हुक्ड बीक, आगे से हुक्ड भी होती है जिससे कि वो अच्छे से टेयर कर सके उसको, जो भी एनिमल को वो कैच करते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉ द नियर एंड लेबल डायग्राम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड का मैं डायग्राम आपको दिखा भी चुकी हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको फिर से दिखाई देती हूँ। ओके, क्योंकि सिर्फ ड्राइंग के लिए बोला है, लेबल डायग्राम भी बोला है क्या, वेट अ मिनट, लेट मी सी द क्वेश्चन अगेन। यस, लेबल डायग्राम कहा है। ओके, तो चलिए जर्मिनेशन ऑफ सीड आप इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे। ये आपका सीड है सबसे पहले, फर्स्ट पिक्चर में सीड। नेक्स्ट में, सेकंड में अगर आप देखेंगे तो ये है आपका एम्ब्रियो, BRYO। ओके, क्योंकि यहाँ से देखिए ये निकलने लगा है नीचे की तरफ। नेक्स्ट थर्ड में ये सीड कोट है आपका, जो कोटिंग थी आपकी उसके ऊपर, एंड दिस इज कॉट, ये दिख रहा है अगर आपको यहाँ पर, कॉटिलिडन, DON, COTYLEDON। ओके, और लास्ट में ये तो आपकी लीव्स हैं और ये आपका प्लांट बन गया है यहाँ पर। ओके, सो ये था आपका लेबल डायग्राम। होपफुली आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं इसमें से आते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अब आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने सारे आपको पेपर्स बता दिए, बस एक कंप्यूटर का पेपर बताना बाकी है, जो कि आई थिंक 5th ऑनवर्ड स्टार्ट होता है केयू में, तो 5th का जो भी कंप्यूटर का पेपर है दैट, ओके चलिए आपके तो काम की बात नहीं है। तो आपके चारों पेपर्स आ चुके हैं, अब सिर्फ रिविजनल वीडियो आनी बाकी है, एंड देन जो आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे उनका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जैसे ही केवी की गाइडलाइंस आती है कि PT2 का पेपर कैसे होगा, किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन पेपर को स्प्लिट किया उन्होंने, कितने MCQ होंगे, किस तरीके से आपसे कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने आपके ड्राइंग के होंगे, कितने आपके राइटिंग के होंगे, वो जैसे आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं एक सैम्पल पेपर आपको दिखा दूंगी। ओके, सो थैंक्स अगेन।